जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाला हूं आपके इंस्पिरेशन से। यू हर्ड इट राइट, आपके इंस्पिरेशन से, वो जो आप एक साल बाद चाहते हो बनना, यानी एक ऐसे रिकमेंडेड करियर से जिसकी कहानी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप में से बहुत सारे बच्चों की कहानी उससे मैच कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूं हमारे एक बहुत प्यारे छात्र से जिसका नाम है अभिनंदन शाही, जिसका मेरे मोबाइल में नंबर सेव है AIR अभिनंदन शाही। तो अभिनंदन, स्वागत करता हूं आपका और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir, for giving me this wonderful interview timing. My name is Abhinandan Sahi and I got recommended from 5 AFSB Guwahati on 12th of January 2024. In my group, 60 cadets reported that day, 30 got screened in and 8 were finally recommended on 12th of January 2024. सबसे पहले अभिनंदन, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई एनडीए का सपना कोई क्लास 9 में देखता है, 12th में देखता है या उससे पहले देखता है, कोई मूवी से मोटिवेट होता है, तो आपकी क्या स्टोरी है? तो मैंने दोस्तों सबसे पहले मैंने इस सपने के लिए क्लास 6 में एडमिशन लिया था। आई गॉट एडमिशन इनटू क्लास 6 इन सैनिक स्कूल गोपालगंज एंड दैट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी फॉर मी इन माय दिस रिकमेंडेशन प्रोसेस। सिंस क्लास 6 जब मैं सीनियर्स को देखता था अपने स्कूल के, जब वो वापस आते थे कमीशन होने के बाद या फिर एकेडमी से जब वापस आते थे, तो उनसे जो मोटिवेशन मिलता था, उनसे जो देयर एडवेंचरस स्टोरी विच वी वुड लाइक टू शेयर, दे शेयर विथ ऑल ऑफ अस, तो दैट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और क्लास 6 से ही हम लोग को वो मोटिवेट करते रहा, जो क्लास 11th और 12th में फिर हमने रिटन की तैयारी की और वहाँ से जब मैं रिकमेंड हुआ तो फाइनली मैं भी अब वो स्टेज देखता हूँ जहाँ वो लोग सामने खड़े होकर, हम लोग से जूनियर है, जब हम लोग थे तो बातें करते थे, अभी हम लोग अपने जूनियर्स को सेम बातें, वो सेम इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा उस सैनिक स्कूल की जर्नी के बाद, क्योंकि वहाँ हमें वो माहौल मिला तैयारी करने के लिए और वो जर्नी काफ़ी अच्छा था। चलो, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, लास्ट लगभग एक साल हम लोग को हो गया जब तुम यहाँ ऑफलाइन में आए थे, तुम्हारा बैच, तो कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा एमजीएस के अंदर? जब हम लोग एमजीएस के अंदर सबसे पहले आए थे तो प्रिंसिपल सर के थ्रू हमने पता चला था कि हमने ये एमजीएस डिफेंस एकेडमी में आना है। तो पहले आने से पहले हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है अगले 40 दिन क्रैश कोर्स में। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो फैकल्टी के थ्रू और टीचर्स के थ्रू जो हमें इन्वायरमेंट मिला वो काफ़ी फ्रेंडली था और स्पेशली इन मैथ्स एंड इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स में जो मुझे हम लोग को पूरे बैच को जो हेल्प मिला वो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ माहौल टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो माहौल रहता है, जैसा हमारे स्कूल में था वैसा सेम माहौल यहाँ भी मिला। हमें डर था कि ऐसा जो बॉन्डेज है, जो लिंकेज है ऐसा टीचर्स के साथ स्टूडेंट का जैसा हमारे स्कूल में वैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ 30-40 दिन के लिए यहाँ रुके हुए थे क्रैश कोर्स के लिए एमजीएस डिफेंस एकेडमी में, तो वो इन्वायरमेंट काफ़ी हम लोग को सूट किया। वेरी गुड। तो भाई देखो, ऐसा है कि अभिनंदन, मतलब ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था एनडीए का और तुमने क्वालिफाई किया। तो वैसे तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को, पर वीडियो बहुत लंबा नहीं रखना है। आज मैं इस वीडियो की वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो बच्चे सुनना चाहते हैं। तो भाई रिटन की तैयारी है, जैसे अभी तुमने रिटन क्वालिफाई किया, यू गॉट वेरी गुड स्कोर। अभी 70 से 80 दिन बचे हुए हैं इनको, तो तुम ऐसी क्या वो 4-5 चीज़ें हैं मैथ्स में, गैट में, जो तुम रिकमेंड करना चाहोगे? सर, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबसे हेल्पफुल होगा कि अगर 70 दिन अभी बस बचे हुए हैं तो मैथ्स के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेशन, जो हमारे सेल्फ स्टडी ड्यूरेशन रहता है, उसमें हम कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं खुद। और प्रैक्टिस तो ऐसे होता है कि कुछ 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। वो कंसंट्रेटेड और डेडिकेटेड प्रैक्टिस की ड्यूरेशन कितनी होती है वो ज़्यादा डिसाइडिंग होगा, क्योंकि वही हर एक क्वेश्चन पे जो हमारा टाइम गैप है मैथ्स में वो रिड्यूस करता है। और इसके साथ साथ सबसे हेल्पफुल वो होता है जो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है। अगर हम बैलेंस रखते हैं मैथ्स और गैट दोनों वाले पेपर में तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी से अगर वो केवल मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करके रखे हुए हैं तो इन लास्ट 70 डेज में वो अपने गैट पोर्शन पे भी फोकस करते रहें, स्टार्ट कर दे रिवीजन। और गैट में जितना ज़्यादा रिवाइज हो पाता है वो सबसे हेल्पफुल रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर अगर मैं बताऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे अपने रिटन एग्जाम्स में। तो ये लास्ट डेज में सेल्फ जो प्रैक्टिस रहता है, सेल्फ स्टडी रहता है एंड रिवीजन टाइमिंग हमारा डेडिकेटेड कितना रहता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इन सारी चीज़ों का अगर कोई ध्यान में रखे तो वो अगले एनडीए सितंबर अटेम्प्ट में इस साल बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। क्या बात है अभिनंदन, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईट लेस च्यू मोर, थियरी पढ़नी है नो डाउट, बट प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करना है, जैसा कि अभी आपको अभिनंदन बताया। अच्छा अभिनंदन, होता क्या है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बच्चे ये पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे है। तो अगर एक बच्चा है, मान लीजिए अभी वो स्कूल गोइंग नहीं है, वो डेडिकेटेड एनडीए के लिए है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐप में है या किसी ऑफलाइन में है, वहाँ उसका 5 घंटे जा रहा है,
तो कितने, अगर उसका एवरेज है, अभी मैथ्स भी एवरेज है, गैट भी एवरेज है, तो तुम्हें हिसाब से क्या, अगर तुम होते तो क्या वो टाइम डिवीजन रखते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर अगर टाइम डिवीज़न की बात करें तो 5-6 घंटे हमारे पास हैं, तो मैं पर्सनली अगर टाइम गैप डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 3 घंटे देता मैथ्स को, बाकी 1 घंटे देता मेरे इंग्लिश के पोर्शन को, बिकॉज डैट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। एंड नेक्स्ट 2 आवर्स आई विल डेडिकेट कम्प्लीटली टुवर्ड्स माई गैट पोर्शन वेयर स्टैंड्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड बायोलॉजी एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट कम्स इन द साइंस फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। तो पहले 3 घंटे मैथ्स में, अगले 1 घंटे इंग्लिश में, और नेक्स्ट 2 आवर्स जो बाकी के गैट पोर्शन है 100 क्वेश्चन के, वहाँ मैं फोकस करता हूँ। बिल्कुल सही बंदा। देखो होता क्या है ना, बच्चे बहुत बार यही गलती करते हैं कि मैनेज नहीं कर पाते। कुछ लोग क्या होता है, मैथ्स लवर होते हैं, वो दिन भर मैथ्स पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग मैथ्स फोबिक होते हैं, वो मैथ्स फिर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको आ नहीं रही होती है। बट इनको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि मैथ और गैट का एक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अकेले मैथ्स क्वालिफाई नहीं करा देगी या अकेले गैट क्वालिफाई नहीं करा देगी, तो बिकॉज 10 सब्जेक्ट है ना इवेंचुअली। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे पढ़ाई के दौरान मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी नज़र में? Sir, if I talk about the mock test which were there in the school and which was held here in the MGS Defense Academy, mock test gives us a basic idea. And what I think is that जितना ज़्यादा हम mock test दे उतना हमारा वो जो fear है एग्जाम में, रियल एग्जाम में, वो कम होता है। एक पॉज टाइम आता है रियल एग्जाम में जब माइंड काम करना बंद कर जाता है, जब रियल पेपर देखने को मिलता है, तो वो पॉज टाइम कम से कम तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जैसे हम लोगों ने स्कूल में दिया था और हमने यहाँ भी मॉक टेस्ट दिया था। तो उसका बेसिक एक पेपर का आइडिया काफ़ी अच्छा लग जाता है मॉक टेस्ट देने से। सर मॉक टेस्ट से याद आया कि कई बच्चे अभी मुझे कंप्लेंट करते हैं, अभी ऑनलाइन में मॉक हुआ तो बहुत लो फील कर रहे थे कि सर मॉक्स में नंबर कम आए, सर कैसे हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी और जो मैक्सिमा अपना है उसकी स्टोरी शेयर करो कि मॉक में कभी कभी नंबर कम भी आता है, फिर कभी अच्छा भी आता है। इट्स अ प्रोसेस, इसको छोड़ना नहीं है। कई लोग गलतियाँ करते हैं, मॉक में नंबर कम आए हम अगला मॉक देंगे ही नहीं, तो इस पर इनको क्या रिकमेंड करोगे? इसका एक मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मेरा माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, हिज निकनेम इज मैक्सिमा, उसने स्कूल में ऑलमोस्ट ऑल मॉक टेस्ट में उसने फेल कर गया था, बट फिर भी वो प्रैक्टिस करता रहा, रात भर वो दिन भर प्रैक्टिस करता रहा, उसने कभी हार नहीं माना। वो कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों ने उसका काफ़ी अच्छा साथ दिया और वो मॉक में तो कभी क्लियर नहीं कर पाया, बट जो एक्चुअल एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी अच्छा किया और वो एनडीए क्लियर भी कर गया था। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि एट मोमेंट हम मॉक में क्या कर पा रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आफ्टर रिजल्ट जो मॉक के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद हम खुद को कैसे चेंज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और वो कभी पीछे रिसेंटली मॉक दिए हैं और उनका स्कोर नहीं हो पाया है, आई विल अपील दैट प्लान आफ्टर दैट मॉक कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ चेंज करना है। और डिपेंड करता है कि वो फाइनल डे जो रेड डे है, जो डी डे है, उस दिन माइंडसेट क्या रहता है। उस दिन सब अच्छा गया तो फिर मॉक्स का कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पर देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, चाहे ये हो चाहे मैक्सिमा हो, मैक्सिमा नाम भी मैंने दिया था उसको। अब इन लोगों ने एक काम अच्छा किया, क्या काम किया कि मॉक देना नहीं छोड़े। ये थोड़ी ना कि मॉक नंबर कम आ गए देना छोड़ो। भाई अगर आंधियाँ चलती रहनी चाहिए पर दिया जलता रहना चाहिए, मतलब नंबर कम आ रहा है तो काम करो, ये थोड़ा मॉक देना छोड़ देना है। तो मॉक बच्चों बहुत दो, जैसे कि इसने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलो रिटन तो काफ़ी अच्छा रहा, रिटन में तो बच्चे आई होप इस बार क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे। अब आते हैं एसएसबी में। भाई एसएसबी को लेकर इतना मिथ है मार्केट में, तो मैं चाहता हूँ बिकॉज तुमने बहुत अच्छे स्कोर से रिकमेंड हुए हो, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है इस वक्त कि एसएसबी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, इस पर तुम्हारा क्या टेक है? सर मैं समझता हूँ कि एसएसबी के लिए एक कोचिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है, हमें ये पता होता है कि आगे करना क्या है। क्योंकि बहुत किसी को जो गांव के बैकग्राउंड से हैं या फिर शहर के हैं, उन्हें बस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही पता चल पाता है कि एक्चुअल एसएसबी में क्या हो रहा है। लेकिन वो वीडियोज़ मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे शेयर किया था, वो वीडियोज़ एक्चुअल उस वीडियोज़ में जो एसेसर्स हैं उनका रूट कहाँ से है ये कभी पता नहीं चल पाता उन वीडियोज़ से। तो ये ज़रूरी होना चाहिए सर कि जब हम कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें जो एसेसर्स हैं उनका एक्चुअल वो एसेसर्स रह चुके हैं कि नहीं, उन्होंने वो एसेस किया है कि नहीं, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड अफोर्डेबल, अगर अफोर्डेबल है किसी के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उन्हें ज़रूर एसएसबी कोचिंग करनी चाहिए। उससे हम लोग को आइडिया लग पाता है कि हमें करना क्या है। यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत लोग आजकल गुमराह भी कर रहे हैं जो एक्चुअल एसेसर्स नहीं हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं दे मस्ट गो टू द एसएसबी कोचिंग सेंटर्स। अब इस पर मैं एक चीज़ बोलूँगा बच्चों,
देखो अभी जितने बच्चे हैं, ये यूट्यूब वाला बोल रहा है, ये इतने सारे बच्चों के साथ स्कैम हो चुका है, स्कैम बोलता हूँ मैं सीधे सीधे, बिकॉज अंधे चश्मा बांट रहे हैं, यानी जिन्हें खुद नहीं पता एसएसबी क्या है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको रिकमेंडेशन के राज देना शुरू कर दूं तो ये गलत होगा पूरी तरह से। मैं प्रोसेस को जानता हूं, मैं बच्चों को देखा हूं, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि एसएसबी कैसे जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज मैं मैथ्स टीचर हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। वैसे ही पर अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे बच्चे जो मैं खुद जानता हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट है, पर यूट्यूब पे क्या फेसलेस है, दिख रहा नहीं कौन क्या बोल रहा है, तो कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, मतलब ऐसी ऐसी र्यूमर्स और मिथ मार्केट में यूट्यूब ने बना दी है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ बेटा आपको, आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, वेरी गुड, यू मस्ट गो। बट अगर नहीं भी कर सकते हो तो ऑनलाइन में भी आप उनको फॉलो करें जिन्हें इस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, तुम एसएसबी गए थे, सो एक ब्रीफ में क्या रहा तुम्हारा एसएसबी का एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग टिल रिकमेंडेशन तक, प्लीज बताइए इन लोग। सो पहले दिन जब व्हेन आई वाज स्क्रीन्ड इन ऑन 8th of January, तो स्क्रीनिंग में प्रोसेस तो बाहर पता चल ही जाता है। स्क्रीनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे ख्याल से जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं स्क्रीनिंग में, उस पर बेसिक स्कोर्स बनते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली उसके लिए कंटेंट चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर जो ये वीडियोस देख रहा है और उसको लगता है उसके पास कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है और उसके पास कंटेंट है, वो प्रिपेयर कर सकता है, तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस से इजीली गो थ्रू हो जाएगा। रीजनिंग्स के भी 2 पेपर होते हैं उसमें, बट उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है स्कोर मेरे ख्याल से। स्क्रीनिंग के बाद जो प्रोसेस होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उस पर हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, जो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। क्योंकि उस प्रैक्टिस से वो हमारा टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है, हाई स्पीड चाहिए उसमें, राइटिंग स्पीड्स, तो वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। और रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम होना चाहिए, जो हम प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। GTO टास्क में, ग्रुप टास्क में हम फ्रेंड्स के साथ कितने अच्छे से मिल पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, एंड स्पेशली और कम्युनिकेशन, if we speak common basic English language which one can understand, then that will be very helpful, because वहाँ क्या होता है कि एक ग्रुप रहता है 7, 8, 9 का, उसमें 8 बंदे इंग्लिश बोलते हैं और एक कोई इंग्लिश नहीं बोलता रहता है, तो एक बहुत ज़्यादा ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलना ऐसे प्रीफरेबल समझा जाता है, बट मैं समझता हूँ कि वो वहाँ नेसेसरी है। तो ग्रुप टास्क में वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ग्रुप टास्क में मेरे को सबसे हेल्प किया था मेरा लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन। और इस दोनों की चीज़ों के लिए मैं सर बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर्स रीडिंग, जो उसमें एडिटोरियल पेजेस होते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, वो काफ़ी हेल्प किया मुझको मेरे लेक्चरेट में और मेरे ग्रुप डिस्कशंस में। न्यूज़पेपर रीडिंग और बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं जिनके थ्रू हम ये कंटेंट गैदर कर पाते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बिना कंटेंट के कॉन्फिडेंस आता नहीं। और चौथा पार्ट है मेरा नेक्स्ट जो आता है वो है इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज़ में बेसिकली मेरे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे जा सकते हैं, मेरे से सर्विस से रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ, योर प्रीफरेंस, फ्रेंड्स, फैमिलीज, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू मी, व्हाट आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वाई आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर, ये सब चीज़ें हम अपने बारे में जितना ज़्यादा जान सके वो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी चली जाएँ तो कॉन्फ्रेंस के दिन तो बेसिक इंटरेक्शन रहता है सारे ऑफिसर से और फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। तो मेरे लिए 2 कीवर्ड है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव। ये 2 कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ये दोनों चीज़ आप खुद में बिल्डअप कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस से उस कंटेंट गैदर कर सकते हैं। बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो सोशल मीडियाज़ भी हैं, ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, और मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू स्टार्ट गैदरिंग दिस कंटेंट्स, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। वंडरफुल वंडरफुल, एक ब्रीफ में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी की एसएसबी आई हुई है, जो कि ऑब्वियसली अब आने वाली ही है, तो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। जैसे कि इसने बोला कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, ये बहुत ईजी है। ये पर समझो बेटा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप पढ़ोगे, जितना रीड करोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। अब आप फ्लुएंट बोलते हो बट नॉलेज नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूं कि SEZ लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बोलो, तुम कितने भी फ्लुएंट हो बट यू डोंट नो अबाउट SEZ, तो क्या बोलोगे? क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। मतलब सबसे बड़ी चीज है अ बिग के, दैट इज नॉलेज क्वोशंट। तो नॉलेज बढ़ेगा एक दिन में ही। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में आज ये बच्चा नहीं बैठा हुआ है, इसने बहुत अपने ऊपर काम किया है, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक किया है, वो भी फन के साथ। आप लोग में से कई लोग गलत समझ लेते हो कि ये बच्चा अगर आज रिकमेंड हुआ है तो इसने बस 8-8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करी होगी। तो मैं अभिनंदन प्लीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी लाइफ एक जो रही थी स्कूल में, स्पोर्ट्स कैसा है और क्या सिर्फ पढ़ाई 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 या कैसे हो, प्लीज़ बताओ।
सर बेसिकली ये इन्वायरमेंट जो हमारे स्कूल में मिला वो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग एकेडमिक्स के थ्रू ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। हमें सुबह फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ता था 2 घंटे, फिर हमारे क्लासेज होती थी, उसमें सोना, घूमना, बाहर भी निकलना कभी कभी, फिर सीरियसली फोकस्ड अपने एकेडमिक्स को भी देखना। उसके बाद फिर हमारा गेम्स पीरियड 2-3 घंटे फ्रेंड्स के साथ हम लोग गेम्स भी खेलते थे। शाम में हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते थे, हमारे सीनियर्स जूनियर सबके साथ बातचीत भी करते थे। इसके बीच भी हम लोग रात में अपना बेसिक एक शेड्यूल सर प्रिपेयर किए हुए थे, उस शेड्यूल के थ्रू प्लानिंग के थ्रू हम लोग वो पढ़ते थे। रात में 3 आवर 4 आवर का अपना सेल्फ स्टडी टाइम रहता था, जो वो पीरियड काफ़ी हेल्पफुल था। और गेम्स पीरियड भी हम लोग खेलते थे मूड लाइटनिंग के, जरूरी नहीं कि केवल पढ़ते रहे हम। गेम्स पीरियड हमारे लिए काफ़ी बेटर रहता था, जो 2-3 घंटे हम लोग गेम्स खेलते थे, उससे काफ़ी मूड लाइटनिंग हो जाता, जो प्रेशर रहता था वो रिलीज हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने से ही एक रिकमेंडेड हो सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ में, सारे फील्ड में हमारा कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर रहना चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए सारे फील्ड में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये सैनिक स्कूल से था, आप किसी भी स्कूल से हो, आपकी एक लाइफ है ना बेटा। आप सिर्फ किताबों से घिरे रहोगे, मोबाइल में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहोगे और सपने देखोगे कि आपको वर्दी मिल जाए, तो आई थिंक आप गलत जा रहे हो। इतना ही बोलूँगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई गेम पकड़ लो, कोई गेम नहीं पकड़ सकते, वॉक करो, रन करो, घर से बाहर निकलो, आसपास पार्क ग्राउंड कुछ ढूंढो, वहाँ आधे 1 घंटे का टाइम तो स्पेंड करो ही करो। अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आपको अभी के अभी समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाओगे अकल खुल जाएगी। अच्छा, अपने अंदर एक चीज़ और है, कई बार बच्चे कॉन्फिडेंस आउट होते हैं, है ना, और बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि यार अब क्या करूँगा। तो उनको तुम कैसे मोटिवेट करोगे कि यार हार नहीं मानना। इट्स जस्ट एक आप कॉन्फिडेंस आउट हो गए और आप दुखी हो गए और आपने छोड़ दिया, तो उनके लिए कोई मैसेज? जो कॉन्फिडेंस डाउट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मैसेज है कि वो पता चल जाता है कि हमने कहाँ गलती की थी। उस एरिया को जो जितना जल्दी पकड़ सके, जितना जल्दी वन इज एबल टू कैच दैट पर्टिकुलर फील्ड वेयर ही हैज फेल्ड इन हिज SSB, दैट विल हेल्प यू लॉट। एंड फॉर दैट यू हैव टू रिवाइंड योर सेल्फ। एक बार फिर उस 5 दिन के जर्नी में आप जाओ, एक देखो कि आपने कहाँ क्या गलती किया था। खुद एनालाइज हो जाता है 10-15-20 दिनों में, वो पता चल जाता है। फिर उस फील्ड पे ज़्यादा वर्क करो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो रिकमेंड होता है वही हो सकता है। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैंने देखा उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए, 4th अटेम्प्ट में क्लियर करते हुए, लगातार कॉन्फिडेंस डाउट, फिर 4th अटेम्प्ट में रिकमेंडेड। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और 2nd अटेम्प्ट में ही सबको रिकमेंड होते हैं। उनको पता चल जाता है, वो फील्ड कैच करने में टाइम लग जाता है, बट जितना जल्दी आप उसको कैच कर पा रहे हो अपने डार्क एरियाज और उस पर वर्क जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। अच्छा, एक चीज़ अभी MGS के बारे में याद आ गया। बच्चों में कुछ थोड़ा सा लोगों ने डाला हुआ है कि MGS वाले मस्ती करते हैं, तो तुमने तो यहाँ पे स्पेंड किया है, तो मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा इस पर ज़रा प्रकाश डालो। लोग कंफ्यूज है कि वीडियोस बाहर जो आते हैं वो सिर्फ मस्ती वाले आते हैं, तो मस्ती और पढ़ाई कैसे होती है, थोड़ा सा एक हल्का सा एक। पढ़ाई जो क्लासेस चलती है वो काफ़ी डेडिकेटेड क्लासेस चलती हैं लगातार, बट उसी बीच में 2-3 दिन की आफ्टर बहुत सारी क्लासेस के बाद 2-3 दिन में बाद 3-4 दिन बाद मूड लाइटनिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी पार्टीज़ होती हैं। यहाँ थोड़ा फ्रेश हो जाता है, टीचर्स के साथ मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। फिर अगले दिन से नेक्स्ट हमारी एक दिन रात में पार्टी हुई थी 12-1 बजे तक, और उसके बाद अगले दिन सुबह क्लासेज हमारी स्टार्ट हो गई 8 बजे से। हमें तो प्रिपेयर रहना था रेडी कि हाँ अगले दिन तो मेरी क्लासेज है। हम लोग सोच रहे थे हमारी वैकेशंस रहेंगे, सर आज क्लासेस नहीं बुलाएंगे, फिर अगले दिन 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बस पार्टी ही होती है, पार्टी बस मूड लाइटनिंग के लिए होती है, क्लासेस तो रेगुलर चलती रहती है, और वो मूड लाइटनिंग काफ़ी हेल्प करता है। एग्जैक्टली, मतलब यही चीज़ मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि भाई एक लाइफ जियो आप, ठीक है। देखो सक्सेस भी होते हैं कुछ लोग नहीं भी होते हैं, बट जो जर्नी है वो यादगार होनी चाहिए। यानी आप कहीं पे अगर गए हो, आप MGS का बच्चा आया है, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बहुत मेहनत से पढ़ाना है, बट साथ ही साथ इसको वो दिन याद भी रहे। वो जो बॉन्ड होता है ना टीचर्स का स्टूडेंट का, वो पार्टी से ही ओपन होता है एक्चुअली। देखा है तो हम लोग भी जब पार्टीज़ किए तो वो थोड़ा खुल पाए, आपस में एक दूसरे को समझ पाए। तो मैं इसीलिए आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, बेटा आप जो भी काम कर रहे हैं यू शुड एंजॉय। अगर आप बोल रहे हो ना कि आप डिफेंस की पैशनेट हो आप, सर एक फ्रेज है सर, लिव द मोमेंट। यहाँ बस वही होता है, लिव द मोमेंट, और सब जगह ये होना चाहिए, लिव द मोमेंट। ट्रू। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, मैं आपको ये बोलूंगा बेटा एक कमरे में बंद होकर नहीं होती पढ़ाई। प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा पार्क जाओ, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा इंटरैक्ट करो, कुछ अपने आप को ऑक्यूपाई करो। जो सोच रहे हैं ना, अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे अभिनंदन, जो मुझे लगता है ना ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर होता क्या है कि आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, सोसाइटी से काट लेते हैं। अब बस मैं रिटर्न क्वालिफाई कर लूँगा, जिस दिन मेरी रैंक आएगी उस दिन सबके सामने ऐसे प्रकट होऊंगा। तो थोड़ा सा समझाओ कि ये दिस इज नॉट अ वे। क्वालिफाई होते हैं वेरी गुड, नहीं होते इट्स ओके। लाइफ में अलग अलग प्लान भी है, भगवान का कुछ प्लान होगा बढ़िया सा, बट ऐसे आइसोलेट ना कर लें खुद को।
थोड़ा सा तुम समझाओ तो सर एक एग्जांपल है, जैसे होता है कि सबके पास रॉकेट फ्यूल होता है, बट हमको उसको किस डायरेक्शन में छोड़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट रह के अगर आप उस फ्यूल को आप भरना चाहते हो तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा कभी भी। और सोशली एक आदमी जो रहता है वो काफ़ी ओपन रहता है, जो हेल्पफुल होता है। एसएसबी में भी जब आपको ग्रुप टास्क मिलते हैं आप बहुत जल्दी ही आप कैचअप कर पाते हो। आपकी जो फ्रेंड्स हैं, जो स्ट्रेंजर्स, सो कॉल्ड स्ट्रेंजर्स, जो आपके फ्रेंड बन जाते हैं 2-3 दिनों के लिए, अगर आप सोशल हो, बाहर घूमते हो, आइसोलेट नहीं करते हो खुद को, तो वो एक जो सोशल ये टैग है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और एक एक्सट्रोवर्ट के लिए वो एसएसबी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन दिमाग में मेरा आया है, जो एसएसबी जा रहे हैं स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। होता क्या है अभिनंदन, लोगों को बहुत गलत फहमी है। लोग जीटीओ को बहुत बड़ा हाइपर मान लेते हैं और इंटरव्यू को बहुत लाइटली, अरे ये तो हो ही जाएगा। तो तुम तो होके आए हो, तुम्हारे बहुत से दोस्त भी देखे हैं, ठीक है। तुम्हारा इंटरव्यू और जीटीओ को लेकर क्या कहना है कि किसका मेजोरिटी है? या देखो रोल सबका इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू को जैसे लोग लाइटली लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरा बताओ इन लोग को। देर आर 3 phases, द साइकोलॉजी टेस्ट, द जीटीओ एंड द इंटरव्यू, और तीनों के मार्क्स सेम है। अब अगर आप जीटीओज को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है, साइक को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है, और पर्सनल इंटरव्यूज़ को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। बहुत कोई सोचता है, फ्रेंड्स सोचते हैं, या फिर मैंने बहुत किसी से बात भी किया, उनको लगता है कि जीटीओज के साथ हम लोग 2 दिनों तक रहते हैं तो वो ज़्यादा डीप में हम लोग को देख पाते हैं। बट इंटरव्यूज़ के भी मार्क्स उतने ही हैं जितने जीटीओज के हैं। इंटरव्यूज़ भी 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन में वो आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर अचीवमेंट, उन सब पे भी वो ध्यान देते हैं। धीरे धीरे वो आपके बारे में जानना पसंद करते हैं वो, और वो इंटरव्यू 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट तक 1-to-1 चलता है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड सही, बैकग्राउंड अच्छा है, आपने अचीवमेंट्स, अगर आपके स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स नहीं है तो कहीं आपने पार्टिसिपेट भी किया है किसी मैराथन रन में, किसी सोशल वर्क में, तो वहाँ भी वो आप बता सकते हैं। और तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जीटीओज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इंटरव्यू ऑफिसर का कम इंपॉर्टेंस है, या फिर साइकोलॉजी का कम इंपॉर्टेंस है। तीनों के मार्क्स बराबर रहते हैं और तीनों का इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। और तीनों को एक रिकमेंडेड कैंडिडेट, एक मतलब जो सोच रहा है कि आई एम गोइंग टू रिकमेंड, उसके लिए इस तीनों फील्ड में फोकस करना काफ़ी जरूरी है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो वो बच्चे जो मुझसे, बहुत बच्चे मैं बात भी कर रहा हूँ जो भी एसएसबी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ बेटा अंडरस्टैंड, यहाँ रिकमेंडेड कैंडिडेट बैठा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि किसी एक को कम मत करो। जैसे रिटर्न में मैंने बोला मैं तो घैट बैलेंस लेके चलो, वैसे ही एसएसबी में 3 सेक्शंस हैं, यू हैव टू गिव वैल्यू टू ऑल। इंटरव्यू इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। रीज़न बहुत सिंपल है, वहाँ आप अपने मुंह से अपने बारे में बताते हो कि आपने लाइफ में क्या क्या किया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है अभिनंदन, हम दुनिया जानते हैं, हम दोस्त को जानते हैं, हम सबको जज कर लेते हैं, पर हम जज एक ही इंसान को नहीं कर पाते, वो है खुद को। और सही से किसी को नहीं जानते, वो है खुद को। और एसएसबी इंटरव्यू में वही चीज़ काम करती, उल्टा करती है कि वो पूछता है आपके बारे में और आप बताते हो किसी और के बारे में। देखो 3 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक जो हम सोच रहे हैं, एक जो हमको लगता है, और एक जो सामने वाला कहता है भाई तू, ठीक है। तो जब तक वो अलाइंड नहीं होंगी आपका रिकमेंडेशन मुश्किल है, एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट आई मस्ट से। इसके लिए आपको मॉक इंटरव्यूज़, अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते कोचिंग, तो आप दोस्त के साथ बैठो जो तैयारी कर रहा है, बस प्रोसेस सही पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, सही प्रोसेस पता हो और एक छोटा सा ग्रुप हो। फिर आप लोग क्या नहीं कर सकते, तो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बेटा इस बात को समझिए कि बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ जो बिना कोचिंग के भी एक सही तरीके से तैयारी किए गए, रिकमेंड हुए हैं। इट्स ओके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई मस्ट से आपको जाना चाहिए, और वो तो जब आपको मौका मिलेगा मैं बताऊंगा भी इसके बारे में, ठीक है। सो चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द पॉइंट। अभी ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अगला एसएसबी रिटर्न भी है और एसएसबी भी है। सो अकॉर्डिंग टू यू अगर तुम होते तो कैसे मैनेज करते हैं? जिनका एसएसबी आ रहा है पहले, उस पर अगर पहले एसएसबी है तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पहले वही आ रहा है। तो जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और उनकी एसएसबीज और अगला नेक्स्ट रिटर्न दोनों आने वाला है, वो पहले अपने एसएसबी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर रिकमेंड आप नहीं भी होते हो तो आपको पता चलता है वो कि आपके और भी एरियाज़ कहाँ हैं जहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, जो आपके नेक्स्ट कभी भी एसएसबी आएगी, या फिर एनडीए की एसएसबी हो या फिर सीडीएस की एसएसबी हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पहले एसएसबी पे फोकस करना चाहिए और फिर उसके बाद रिटन का रिवीजन उसके साथ साथ करते रहना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। हम उस टाइम को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। किसी का बेस्ट पार्ट होता है मॉर्निंग में रिवीजन करना, किसी का बेस्ट पार्ट होता है नाइट में रिवीजन करना, किसी का बेस्ट पार्ट होता है डे टाइम में रिवीजन करना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम मैनेजमेंट और जो प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू हो पाएगा। अच्छा एक चीज़ और लास्ट,
बट नॉट द लीस्ट, एक लाइफ में सक्सेस जब मिलती है उसके पीछे बहुत लोग का हाथ होता है, टीचर्स का होता है, पेरेंट्स का होता है। तो अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स, मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारी इस जो रिकमेंडेशन है, जो एक्चुअली बहुत बड़ी है, बिकॉज हम सब दीवाने हैं उस चीज़ के, तो तुम्हें क्या लगता है, किसको कहना चाहोगे कि हाँ सर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है? Sir, for me in my school there are two groups, the Heathers group and the Bloody Sunday group. I would dedicate that their role in my life in the last 2 to 3 years was very grateful and was very helpful during my preparation, because that was my best part of my journey in Sainik School, the Heathers group and the Bloody Sunday group. So I would like to thankful to all these two groups. Thank you very much. तो ये जो ग्रुप के नाम बताए हैं मैं समझ गया भाई, चेहरे पे स्माइल देख रहे हो, इन लोगों ने मस्ती भी बहुत करी होगी, ठीक है, बिल्कुल गलती मत समझ लेना कि सिर्फ पढ़ाई की होगी, ठीक है, बहुत सारी दिन रातों की हरकतें हैं जो इनकी आंखों में दिख रही होगी तुम्हें इस वक्त, ठीक है। सो ये जो ग्रुप के नाम बता रहे हैं भाई, मैं तुमको भी सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आज ये अगर सक्सेसफुल है उसमें बहुत बड़ा रोल तुम्हारा है, और आई होप ऐसे ग्रुप्स और भी बने और भी ऐसे स्टोरीज निकले, बढ़िया रहेगा। अभिनंदन, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलता है भाई, अभी आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है और आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्वालिफाई करते हुए, तो एक होता है मैथ्स में कंसेप्ट और एक होता है जुगाड़, जो काफ़ी पॉपुलर है, हमारे इस चैनल का नाम भी है मैथ्स जुगाड़ से। तो कंसेप्ट और जुगाड़ को तुम कैसे देखते हो, मैथ्स में कैसे, कितना रोल है एक कंपटीशन पे? सर, मैं क्या समझता हूँ कि जो जुगाड़ है वो भी कॉन्सेप्ट से ही आता है, उस पर लगातार प्रैक्टिस किया गया है तभी कोई जुगाड़ निकल के आया है, क्योंकि वो टाइम बचा रहा है। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं है, वो तो वही तो रूट है, उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग, उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो कॉन्सेप्ट नहीं है तो जुगाड़ का फिर कोई फायदा नहीं है। बट इन कॉम्पिटिशन्स लाइक दोज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, अगर 120 क्वेश्चन हैं, 150 मिनट हमें मिल रहे हैं या 120 मिनट ही मिल रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन में उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाना इट इज़ स्लाइटली इम्पॉसिबल। तो उसके लिए जुगाड़ होना भी काफ़ी ज़रूरी है, और वो जुगाड़ कहीं और से नहीं आया है, उसने गॉड गिफ्टेड जुगाड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस किया गया तो वो जुगाड़ निकल के आया है। तो जुगाड़ इन कॉम्पिटिशन्स जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, देयर इज़ नो फ्रूट विदाउट रूट, है ना। कंसेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा कंसेप्ट लाता हूँ, बट एक चीज़ समझनी पड़ेगी बेटा, जो भी व्यूअर्स को देख रहा है, वीडियो देख रहा है बच्चे, कि बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट मिलता है। अगर आपको अच्छी रैंक लानी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको शॉर्टकट्स जुगाड़ सीखने पड़ेंगे जो आपका टाइम बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये अभी होस्ट ये इंटरव्यू देख रहा हूँ, कह रहा अरे ये तो सैनिक स्कूल का बच्चा है, और सैनिक स्कूल के बच्चे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे, या जिनके पापा डिफेंस में हों, सिर्फ उनको फेवरेटिज्म मिलता है या उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन मिलता है, इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट जो एसएसएस होता है एसएसबी में, वो एक सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या किसी भी ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज है कि एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा रहती है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप आउट हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉन्फ्रेंस्ड आउट हुए, तो ऐसा नहीं है कि केवल डिफेंस बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट्स हैं या जो कैडेट्स हैं वो रिकमेंड हो रहे हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस्ड आउट भी होते हैं। सिविलियन बैकग्राउंड्स के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रिकमेंडेड हुए हैं। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो आपके थ्रू एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है उनका कि इसने ही हैज़ लिव्ड दैट लाइफ फॉर अ मूवमेंट, फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर और 3 ईयर। तो वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज के रूप में भी काम करता है और एडवांटेज के रूप में भी तो काम करता ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये डिफेंस बैकग्राउंड से ही हैं तो आई विल गेट रिकमेंडेड। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो क्लोजेस्ट फ्रेंड काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी, बट दे वर कॉन्फ्रेंस्ड आउट, दे वर ऑल्सो फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। तो सिविलियन बैकग्राउंड से भी अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो वो सिविलियन बैकग्राउंड और डिफेंस बैकग्राउंड ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ एसएसबी में एसएसएस के लिए। एक बात दिमाग खोल के सुन लो बेटा, अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो ना तो हज़ारों एग्जाम्पल तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे फिर रैंक 4 राहुल अनकम से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल जो सिविलियन बैकग्राउंड के होने के बावजूद उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो प्लीज़ इस बात को दिमाग से निकाल दो। हाँ, अगर तुमने लाइफ में कुछ बढ़िया किया है, लाइक SCC सर्टिफिकेट होल्डर हो, तुमने RDC यानी रिपब्लिक डे परेड किया है, वो चीज़ें किए, ये ऐड करती है, वैल्यू ऐड करती है। और नो डाउट, देखो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि सैनिक स्कूल है या राष्ट्रीय स्कूल, दिल से रिस्पेक्ट क्यों है, क्लास 6 से लेकर 12 तक तुम उस माहौल में रहे हो, तो ऑब्वियसली इधर समझ रहे हो 6 साल ये उस माहौल में रहा है जैसे इनको सर्व करना है। तो उस आर्मी माहौल में जब रहा हो बच्चा तो ऑब्वियसली वो बहुत ग्रूम्ड होगा, तो उसको इसलिए अपर हैंड मिलता है, बट कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज ये बच्चे बहुत बोलते हैं। अच्छा, एक डाउट इसी से जुड़ा हुआ और आता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि फिजिक
व्हेन इट कम्स टू फिजिक, अभी तुमने बोला कि कॉन्फिडेंस, तो इनको लगता है जिम जाएं, डोले मारे, वो डंबल उठाएं और बस बॉडी बन गई, फिजिक बन गया। फिजिक को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फिजिक है क्या और कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, तो थोड़ा समझा दो जरा इसको। व्हाट आई थिंक सर कि कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए फिजिक, ये जिम वाली फिजिक की ज़रूरत नहीं है, बट वो जो एकेडमिक फिजिक है, जो कंटेंट गैदरिंग का जो बात है, उससे जो पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो कहीं ज़्यादा है इस जिम वाले कॉन्फिडेंस से। तो वो फिजिक जिम वाली नहीं होनी चाहिए, वो फिजिक ये कंटेंट गैदरिंग एंड नॉलेज वाली पार्ट वाली ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? नो सर। अच्छा चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऐसा है ना कि गर्लफ्रेंड हो ना हो ऐसा कोई क्राइम नहीं है ना, वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया लाइटर मूड करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, फ्रेंड्स का रोल कैसा लगता तुम्हें, लगता है कि लाइफ में अभी ये एनडीए से जुड़ा हुआ नहीं है, लाइफ से जुड़ा हुआ है, फ्रेंड्स का रोल कैसा है तुम्हारा? मतलब सर स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स का रोल रहता है। जब काफ़ी क्लास 6 से 7 से 8 से जो हमारे फ्रेंड ग्रुप बनते जाते हैं, या फिर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहाँ जो फ्रेंड ग्रुप बनते हैं उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके पर्सनालिटी पे पड़ता है। अगर वो फ्रेंड ग्रुप सपोर्टिंग है, अगर वो फ्रेंड ग्रुप कम्प्लीटली सोशल है, वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर पा रहा है, तो आप फिर बाकी जगह भी आपका भी सेम पर्सनालिटी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो फ्रेंड ग्रुप्स का और जो फ्रेंड्स है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्पेशली द कंप्लीट 15th बैच, तो उनका एक अलग ही कोऑपरेशन रहता है हम लोग के साथ, एक दूसरे के साथ, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और कहीं भी हम लोग के जाने पे वो पर्सनैलिटी दैट रिफ्लेक्ट्स। तो फ्रेंड ग्रुप्स हैज़ ए व्हाट आई थिंक इज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी। दैट्स कमेंडेबल। और यही मैं भी बोलता हूँ कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप किन 5 के बीच में है उससे बहुत फर्क पड़ता है कि पर्सनैलिटीज कैसी है। अभी एक आप बहुत ब्रिलियंट हो, पर मैं आपको 5 ऐसे लोग के बीच में डाल दूँ जो सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने लगेगा पर तुम भी खराब हो जाओगे। बट वहीं तुम्हें मैं ऐसे लोगों के साथ डाल दूँ जो मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। अनडाउटेडली तुम्हारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी पहले से। तो चूज योर फ्रेंड वाइजली, बट फ्रेंड्स बनाओ, अकेले रह के नहीं होगा। ये सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा बाहर जाओ। इस वक्त तो सोशल मीडिया से कैसे बचे, मतलब एक तो मेरा ये क्वेश्चन, तुम लोग का तो ये था, रूल्स भी था, है ना, बट अगर तुम कुछ रिकमेंड करना चाहोगे कि कैसे सोशल मीडिया का जो ये डिसएडवांटेज चल रहा है इस वक्त, इंस्टाग्राम रील, उससे कैसे बचे ये डिस्ट्रैक्ट होने से? सर एवरीथिंग हैज ए 2 sides, एवरी कॉइन हैज 2 sides। व्हाट आई से कि अगर इंस्टाग्राम एंड एनी कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उस पे दोनों साइड्स हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हो उन चीज़ों पे, अगर आप व्हाट्सएप पे नए न्यूज़ चैनल्स आजकल वो ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हो तो उससे आपको करंट अफेयर्स के बारे में हेल्प काफ़ी मिलता है। बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स चलते हैं स्पोर्ट्स में, जिसका आपको न्यूज़ वहीं से डायरेक्ट मिल सकता है। तो इसका टाइम, और दूसरा एस्पेक्ट है कि आप वो जो टाइम वेस्टिंग है एंड वो जो एडिक्ट आजकल हो जा रहे हैं जो इस एज में, वो इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो एडिक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जा रहा है। तो उसके लिए जितना दूर हो सके मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, वैसे तो हो नहीं पाता है, बट आप इन सोशल मीडिया ऐप से जितना दूर हो पाओ वो काफ़ी बेहतर रहेगा। या फिर अगर आप क्लोज भी रहते हो तो उन निगेटिव चीज़ों को आप आउटसाइड कर दो, और न्यूज़ चैनल्स एंड और भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ जिनको आप फॉलो कर सकते हो, उनके पॉडकास्ट सुनो, उनके वो भी बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें, कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे अपने थॉट्स लाते हैं, अलग अलग थॉट्स से अलग अलग न्यूज़ नॉलेज भी मिल सकता है, सारे के डिफरेंट व्यूज़ से आपको एक बेसिक एनालिसिस मिल सकता है। तो आप उनके थ्रू भी अपना ये कंटेंट गैदरिंग एंड जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो एवरी साइड हैज़ 2 coins सर। ट्रू 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 ट्रू, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी तुम लोग कहोगे अरे सर कैसे रहा नहीं जाता, बेटा रहना तो पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो ना वो वर्दी का सपना सच हो तो उसे करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सब कुछ ऐसे हवा मिल जाएगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें मैं, डिप्रेशन ये वर्ड या एंग्जाइटी, प्रेशर, ये सब शब्द हम लोग ज़माने में थे ही नहीं, क्योंकि हम लोग में आईपैड, ये डिप्रेशन किसको आ रहा पता है? जो एसी में बैठा आईपैड चला रहा है उसे आ रहा है। जो ग्राउंड जाता है 2 घंटे रगड़ के खेलता है, फिर मम्मी मारते हुए लाती है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं आता, उसे कभी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं आता। तो बेटा अगर तुम इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हो तो कोई बीमारी नहीं है, बस ग्राउंड जाओ, दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, गिरो, चोट लगे, मार खाओ, लड़ो, जो करना करो, पर लाइफ को एंजॉय करो। बहुत सिंपल है यार, एनडीए जान लगा के पढ़ो, रिकमेंड भी हो, क्वालिफाई भी करो, बट अगर ना हो तो दुखी मत हो, तुमने एंजॉय किया है लाइफ को। जैसे मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि अब जो प्रोसेस है इसको एंजॉय करिए, बाकी तो फिर सब सही है यार, भगवान ने कुछ सोचा होगा बढ़िया। जैसे अब भाई के लिए सोचा हुआ, देखो पहुँच गया नहीं पहुँच गया, अब तुमको जूनियर बना के भेजना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर एन एनडीए एस्पिरेंट एंड और आप चाहते हैं कि आप भी रिकमेंड हो और आपका भी रिटर्न क्लियर हो, तो आप एमजीएस डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं।
और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसका ऑनलाइन बैच या फिर आप यूट्यूब के वीडियोस को भी देख सकते हैं और आपकी सिलेक्शन की गारंटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बट इसकी जो एक्चुअल गारंटी है वो आपके हार्डवर्क पे भी डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना सब लोग भैया। मैं ऑफलाइन भी बैठा हूं तुम्हें गाइड करने के लिए, मैं ऐप में भी बैठा हूं भाई, यूट्यूब पे भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बट सिलेक्शन आपका सिर्फ आपके हाथ में है। आज अगर अभिनंदन यहाँ बैठा है तो इसमें 99.9% इसके एफर्ट्स है, इसके हार्डवर्क है और इसका डिवोशन है, और 0.1% में वो सब चीज़ें आती जिसके बारे में इसने जिक्र किया। सो थैंक यू सो मच अभिनंदन, बहुत अच्छा एक छोटा सा इंटरव्यू रहा, बहुत लोगों को सीखने मिला होगा। बाय द वे अभी इसका जेल नहीं आया है, बहुत जल्दी आने वाला है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अब जब तक ये यहाँ पे है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आप कुछ बोलना चाहोगे? जो थैंक यू एवरीवन। हाँ, और जो बच्चे रिटर्न देने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।